Hello everyone. So in this video we'll discuss about the class 12th chemistry का chapter number 1 that is solutions. उसके important questions को discuss करने वाले हैं. हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं, जैसे आपके हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे या कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. इवन कुछ क्वेश्चन हमने आइसोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे. अब कुछ क्वेश्चन जो कि लेक्चर में रह गए थे एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड गो थ्रू देम. तो इस लेक्चर में हम उन्हीं को कवर कर रहे होंगे. सो स्टे ट्यून टू द सेशन. ओके, सो सबसे पहला सवाल आपके पास गिवन है कि आपको जो सल्फर की अमाउंट गिवन है ये है 2.56 ग्राम, और आपने क्या किया, इस सल्फर को 100 ग्राम CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड में मिला दिया. ठीक है. अब जो फ्रीजिंग पॉइंट में लोअर हुआ यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया, 0.83 केल्विन का आ गया. तो आपको सल्फर का फॉर्मूला है जो निकालना है. ठीक है. तो आपको इस क्वेश्चन को ये लाइन पढ़ते हुए फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स लोअर्ड, ये लाइन समझते ही आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है. तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहला काम जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका जो फॉर्मूला है, कौन से वाला, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, वो अप्लाई करना है और यहाँ से मॉलिक्यूलर मास जो है निकाल लेना है सोल्यूट का. ठीक है. अब आप बोलोगे हमें तो पता होता है सल्फर, यहाँ पर आपका सल्फर ही तो है सोल्यूट. आपको क्या, हमें तो पता है सल्फर का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो तो आपको पता होता है, वो तो 32 होता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है, 32 इज़ नॉट द मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ द एटॉमिक मास. ठीक है. और आपका जो सल्फर होता है ना वो कई फॉर्म में पाया जाता है, आपका S8 में भी पाया जाता है. ठीक है. तो कई सारे फॉर्म्स होते हैं सल्फर के. तो आपको ज़रूरी है कि आप यहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, फिर उसकी एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो SX है यानी कि यहाँ पे X की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है. चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का. यहाँ पे मैंने डेल्टा TF लिखा, KF 1000 W2 देन डिवाइडेड बाय M2 एंड W1. तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है कि आप KF यानी कि आपका जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे होते हो विद आपका जो गिवन मास है सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. इनटू में आता है आपके पास आपने कितने में उसको डिसॉल्व किया, 100 ग्राम में डिसॉल्व किया. और अगर ये ग्राम में होता है तो आप उसको डिवाइड करते हो ऊपर यानी कि मल्टीप्लाई करते हो ऊपर की साइड 1000 से, है ना. ये W1 क्या है, W1 ग्राम में है तो इसलिए मैंने ऊपर यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दी. तो सिंपल मैंने वैल्यू रखी है. डेल्टा TF की वैल्यू आपके पास कितने की मैंने बताइए, 0.383 मैंने रख दी यहाँ पे. फिर आपके पास KF की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर नहीं लिखी बट क्वेश्चन में गिवन होती है. ये है आपके पास 3.83 इंटू 1000 आ गया एज इट इज़. W2 की वैल्यू कितनी है 2.56, फिर डिवाइडेड बाय M2. एक मिनट मैंने यहाँ गलत कर दिया, जो आपका M2 है वो तो आपको निकालना ही है ना. तो यहाँ पर जो आपका M2 आएगा वो आपको निकालना है. तो यहाँ पे आ गया M2 और यहाँ पे आ गया 1000. तो आप देख सकते हो 1000 से 1000 जो है कैंसिल हो जाएगा. और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास M2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपके पास M2 की वैल्यू आ जाएगी 256 ग्राम पर मोल. अब आपको क्या करना था, आपको जो है इस X की वैल्यू निकालनी है, यानी सल्फर के नीचे क्या आना चाहिए, जो आपका सल्फर का फॉर्मूला है जो प्रोवाइड करा दे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास मास आया, अगर आपको X निकालना है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मास आया आपका 256 को डिवाइड कर दो किससे, 32 से. 32 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है सल्फर का. ठीक है. तो अगर आपसे डिवाइड करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला है SX ये आ जाएगा S8 के बराबर. यानी कि जो सल्फर आपके पास गिवन है ये कुछ नहीं बल्कि S8 था, और यही आपको सवाल में निकालना था. अब आपके पास एक सवाल पूछा जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, है ना. इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है. तो आपको सिंपल एक ही आंसर जो है इसमें करना होता है. सबसे पहला कारण क्या होता है, सबसे पहले एडवांटेज ये है कि आप इसमें जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है निकाल रहे होते हो तो आपको टेम्परेचर पे एज सच बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है. डिपेंडेंसी इन द सेंस कि आपको टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा में फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप ऑस्मोटिक प्रेशर को रूम टेम्परेचर पे ही निकाल सकते हो. जिस टेम्परेचर पे आप जनरली रहते हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूम टेम्परेचर पर ही जो है आमतौर पे रह रहे होते हैं. तो जिस भी जगह पर आप हो वहीं पर आप इसको क्या कर सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल सकते हो अगर रूम टेम्परेचर है तो.
है ना। तो रूम टेम्परेचर पर ही आप इसको कैलकुलेट जो है कर सकते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी एडवांटेज इसकी होती है कि इसमें हम मोलैरिटी यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, क्योंकि बाकी की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम जो है मोलैरिटी को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलैरिटी को यूज़ करते हैं। तो क्या ऐसा फ़ायदा है इसमें, क्योंकि बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है आपके पास वॉल्यूम का डेटा है, आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट का डेटा नहीं है, तो ऐसे में मोलैरिटी आसान रहता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो है आपके पास थर्ड नंबर वाली, दैट इज़ मैग्नीट्यूड इज़ लार्ज। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो आपको डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाती है, इन द सेंस कि इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत लार्ज दिखाया जाता है, यानी लार्ज निकल करके आता है। बाकी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, भले ही आपका जो सॉल्यूशन हो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, फिर भी आपके पास जो डेटा निकल करके आएगा वो काफ़ी मतलब मैग्नीट्यूड में बहुत लार्ज होगा। इससे आपको प्रिसाइसनेस का पता चल जाता है कि हाँ एक्चुअली में आप उससे डील कैसे करने वाले हो डेटा के साथ। ओके, सो अब आपके पास एक नया क्वेश्चन है, आपको क्या कह रहा है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन का है, और आपने सबसे पहला जो केस लिया वो ये है कि आपने 36 ग्राम ग्लूकोज का लिया और पर लीटर वॉल्यूम है, ठीक है। और आपने क्या किया है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर इस वाले केस का वो आपके पास 4.98 बार है, ठीक है। तो अगर आप पहले वाले केस को जो है इन द फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वाले एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करते हो, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आता है। देखिए, अगर हम पहले वाले केस को लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी जो पाई की वैल्यू है वो है आपके पास 4.98, और पाई इक्वल टू सी आर टी के बराबर होता है। सी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में जिस मास में आप उसको मिला रहे हो, यानी गिवन मास कितना है 36, और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 60 होता है, ठीक है, सॉरी 180 होता है, माय मिस्टेक, 180 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोलैरिटी निकालनी है, यानी कि आप यहाँ पे वॉल्यूम की बातें कर रहे हो, तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको क्या करना है, पर लीटर में आप मिला रहे हो, यानी कि आप वॉल्यूम को जो है या तो 1 मान लीजिए या एक काम करिए V मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, C का काम खत्म हो गया, R की वैल्यू R ही रहने दीजिए, और टेम्परेचर आपको 300 गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको इतने को हम रफ कर देते हैं, क्योंकि हमने इतने को जो है लिख लिया। अब आपके पास दूसरा केस है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे ग्लूकोज के सोल्यूशन का इतना है, यानी कि आप दूसरे वाले एक्सप्रेशन को अगर लिखने की कोशिश करते हो, तो आपके पास इसकी जगह कितना आ जाएगा 1.52 आ जाएगा, ठीक है। सेम टेम्परेचर आपको रखना है, यानी कि आप क्या करने वाले हो, आपको क्या करना है, इस बार कंसेंट्रेशन है जो निकालनी है, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन आपको यहाँ पर निकाल करके लानी है, यानी कि आप C नहीं है आपको पता, ठीक है, R की वैल्यू R ही रहेगी, और टेम्परेचर आपके पास 300 ही है जो रहने वाला है, ठीक है। अब कंसेंट्रेशन में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात आप क्या कीजिए, यहाँ पर कंसेंट्रेशन को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि कंसेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी की बात हो रही है, यानी कि आप यहाँ पे गिवन मास की बात करोगे, साथ में मोलर मास की बात करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे V से, तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब इसका फायदा ये होगा, देखिए अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, एक पहली वाली है एक दूसरे वाली है, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट डिवाइड बाई 2 कीजिए। जैसे आप फर्स्ट डिवाइड बाई 2 करोगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास आएगी ना, ये कंसेंट्रेशन ही आएगी, R से R भी कैंसिल हो जाएगा, 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू है जो निकल करके आएगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास जो है 0.0610 मोल इतनी है जो आएगी, ठीक है। तो आप रीचेक करके बताइए क्या मेरा यहाँ पे आंसर सही है या नहीं। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड इसके अंदर में, ठीक है। तो आपको अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड कर लिए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो हमने अपने लेक्चर में ही देख लिए थे। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर ऑफ द 2 लिक्विड व्हेन, यानी कि आपके पास एजियोट्रोपिक जो बॉइलिंग पॉइंट होगा
है ना। आइसोट्रोपिक का जो बॉइलिंग पॉइंट वाला चीज़ था ना, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप या मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप, वो आपको कब देखने को मिलता है, मैक्सिमम कब देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर चीज़ कि जब लार्ज नेगेटिव डेविएशन आपको देखने को मिलेगा तब आप बोल सकते हो कि यस, यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप आपको देखने को मिलने वाला है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर लिखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मैंने आपको लेक्चर में बताया था, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ओस्मोटिक प्रेशर जो है इक्वल होता है। ठीक है, इज इट क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं अब यहाँ पे हम। ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, यानी कि जो आपके पास कोई लिक्विड ए है उसका आपने 1 मोल लिया और आपके पास कोई लिक्विड बी है उसका आपने 2 मोल्स लिए। अब यहाँ पर क्या है, मेक अ सोल्यूशन हैविंग अ टोटल वेपर प्रेशर 40 टोर। अब यहाँ पर क्या है कि आपने इन दोनों को मिलाकर दोनों लिक्विड्स को मिलाकर के एक सोल्यूशन बनाया और उसका वेपर प्रेशर आपको 40 टोर दिया हुआ है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी आर 45 एंड 30 टोर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी आपको ये बताया गया है कि अगर आप प्योर देखते हो, सिर्फ ए का देखते हो तो आपके पास 45 टोर का आएगा वेपर प्रेशर, और सिर्फ आप देखते हो बेसिकली बी का तो आपके पास 30 टोर आता है। ठीक है, समझ में आए केस यहाँ पर क्या कहने की कोशिश है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके पास कोई लिक्विड ए थी और कोई लिक्विड बी थी। ठीक है, आपने क्या किया, उनको मिलाया और उनका वेपर प्रेशर 40 टोर के बराबर आया। फिर आप देख रहे हो कि आपके पास वेपर प्रेशर जो है, अगर आप प्योर ए का देखते हो तो वो आपके पास 45 आता है, प्योर बी का देखते हो तो आपके पास जो है आपके पास 30 आता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब पूछ रहा है कि ये जो अबव केस है ये कैसा केस है, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, आइडियल है कि क्या है। देखो, आइडियल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आइडियल में क्या होता है, सेम ही वेपर प्रेशर रहता है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया है, 40 आ गया है। तो या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, इसी में से कोई हो सकता है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप भी आप बोल सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पूछा है। बेसिकली आपको यहाँ पे किसके बेसिस पे बताना है, वेपर प्रेशर के बेसिस पर बताना है। तो आपको इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से जो है आंसर लेकर के आना है। तो अगर आप देखो, वैसे उसका सोल्यूशन है प्रॉपर, आप कैसे सोल्यूशन करोगे, लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो आप इसको यहीं पर भी कर सकते हो। देखो, कॉमन सेंस लगाओ तो आपके पास ए में 45 था और बी में आपके पास 30 था, आपने उनको मिलाया तो 40 हो गया। तो कायदे से देखा जाए तो कम ही तो हुआ है, और वेपर प्रेशर का कम होना यानी नेगेटिव डेविएशन है बेसिकली। ये है शॉर्टकट मेथड। अब इसका जो प्रॉपर मेथड है करने का सोल्यूशन को, वो क्या है। देखो, टोटल वेपर प्रेशर निकालने का जो तरीका होता है वो होता है प्योर वेपर प्रेशर की मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन से। अगर मैं ए वाले केस की बात करूँ तो उसका जो प्योर वेपर प्रेशर था वो कितना था आपके पास, देखो दोबारा से यहाँ पर, तो प्योर में इसके पास 40 था, कहाँ पर गया, हाँ ये है, सॉरी गलत हो गया। प्योर जो ए है उसका 45 है और प्योर जो बी है उसका 30 है, यानी कि हम वही चीज़ यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो प्योर ए जो आपके पास है उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 45 है, तो मैंने लिखा 45। उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो विद द मोल फ्रैक्शन। आपने कितने मोल लिए, ए के 1 लिया, बी के कितने लिए, 2 लिए, तो देखा जाए तो टोटल मोल्स कितने हैं, 3 है ना। 1 मोल किसका, ए का, और 2 मोल बी के, तो टोटल 3 है, ए का 1 है, यानी 1/3 है जो आ जाएगा यहाँ पे, प्लस कर दो। अब हम बी की बात करेंगे। ठीक है, अब बी की बात जब आप कर रहे हो तो बी का जो टोटल वेपर प्रेशर था वो 30 के बराबर था, मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएगा मोल फ्रैक्शन। बी के कितने मोल्स थे, 2 थे, और टोटल कितने हैं आपके पास, 3 हैं। बस ये है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट 10 आ जाएगा ये, और यहाँ से करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास यहाँ से बनेगा 15 + 20 यानी 45, यानी आपके पास जो इसमें वेपर प्रेशर बनना चाहिए था वो 45 बनना चाहिए था। ये था आइडियल केस, आइडियल केस के लिए 45 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ कितना रहा है,
यहाँ पे कितना आ रहा है 40 आ रहा है, यानी आइडियल से कम आ रहा है। तो अगर आइडियल से कम आ रहा है तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा नेगेटिव डेविएशन। अगर आइडियल से ज़्यादा आता तो पॉजिटिव डेविएशन आता। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर गिवन है, दैट इज फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से लो की है, यानी कौन सा ऐसा लो था जिसको ये स्टेटमेंट जस्टिफाई है जो कर रही होती है। तो लिखा है फॉर एनी सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन है उसमें पार्शियल प्रेशर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। भाई सिंपल सी बात है, ये तो राउट लॉ की है डेफिनेशन। राउट लॉ क्या करता था, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में आपको रिलेशन है जो बता रहा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स बिकॉज। तो ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है, इसको आप करो और मुझे रीज़न बताओ। इसका आंसर जो है वैसे तो डी है, आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन इसका डी आंसर क्यों है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत सारे आपको कराए हैं, तो उसके बेसिस पर आपको मैंने न्यूमेरिकल्स भी होमवर्क के लिए रेडी रखे हैं, वो आपको ज़रूर से करना है। मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपके पास, जो आपके पास यहाँ पे एजियोट्रॉप्स होते हैं, है ना, दो लिक्विड के, वो क्या कर रहे हैं, हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट हाइयर, यानी कि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर साफ दिखाई दे रहा है आपको, नेगेटिव डेविएशन आएगा। ठीक है, ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है ये वाली चीज़। आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पे। अब कुछ बातें हम वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में कर लेते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर वैसे तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कैसे निकाला जाता है। अब उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी है जो हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आपके पास, द कंपाउंड CaCl2.6H2O undergoes complete dissociation। ध्यान रहे यहाँ पे डिसोसिएशन की बात हुई है। द वेंट ऑफ फैक्टर, चलो कंपाउंड का नाम बताओ पहले मुझे। कंपाउंड का नाम है आपके पास CaCl2.6H2O। मैंने बताया था जब भी आपको ये 6H2O दिखाई दे तो इस 6H2 या जितना भी H2O है उसको हटा दो, क्योंकि डिसोसिएशन करने के बाद ये 6H2O पानी में मिल जाएगा, है ना। मतलब वाटर में आप इसको मिलाओगे ना, तो वाटर में डिसोसिएट होने के लिए मिलाओगे तो पानी में घुल जाएगा ना, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होता। जो आपके काम की चीज़ है वो इतना पार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो कैल्शियम आपके पास 1 है और Cl2 आपके पास 2 हैं, यानी टोटल आपके पास जो डिसोसिएशन होंगे, यानी टोटल जो आपके पास डिसोसिएटेड आयंस बनेंगे वो 3 है जो बन रहे होंगे। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 3। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। क्योंकि ये डिसोसिएशन का केस था तो मैंने 3 आंसर कर दिया। अगर यहाँ पे एसोसिएशन का केस होता तो हम 1/3 है जो आंसर कर रहे होते। चलो इसका क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे होंगे हम। अब कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट डायमराइजेशन। मैंने बताया था जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो कंपाउंड जो आपके एसोसिएशन के अंडरगो जाते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो डायमराइजेशन कर रहे होते हैं या ट्राइमराइजेशन कर रहे होते हैं या टेट्रामराइजेशन कर रहे होते हैं। तो यानी वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रखे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो आपके पास वैल्यू आती है उसको आप 1 से डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल ये डायमराइज कर रहा है। डायमराइज का मतलब क्या होता है, डायमराइज का मतलब होता है कि आप जो I की वैल्यू रखोगे ना वो यहाँ पे 0.5 रखोगे। कैसे, देखो ध्यान से सुनेंगे, बस ये आपको रटना है। ठीक है, जब भी आपको डायमराइजेशन लिखा हुआ है तो आपको वैल्यू आएगी 0.5। कैसे आएगी, आपको क्या करना है, 1/2 करना है। डायमराइज मतलब 2, तो आप 1/2 कर दो। आपको ट्राइमराइजेशन लिखा है तो आप क्या करोगे, 1/3 करोगे। टेट्रामराइजेशन है तो 1/4 कर दोगे। तो जो वैल्यू आप आमतौर पे डिसोसिएशन में सिंपल लिख दिया करते थे कि इसका 2 आएगा, इसमें आप क्या करोगे, उसे 1 से डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो डायमराइजेशन में आपका आंसर आता है 0.5। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब हम यहाँ पे। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको एक कीवर्ड लिखा है टेट्रामराइजेशन। टेट्रामराइजेशन का मतलब क्या होता है, टेट्रामराइजेशन का मतलब होता है आपके पास 1/4।
टेट्रामाइड्रेशन मतलब 4, आप 1/4 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बताओ, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन से के पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द आई, ठीक है, और साथ में कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो यानी हाई कंसंट्रेशन वाले आएंगे, यानी कि 1 तो नहीं आएगा, 2 वाले ही आएंगे। तो कंसंट्रेशन आपने चेक कर ली सबसे पहले, 2 मोलर 2 मोलर। अब आपको क्या चेक करना है, आई चेक करना है। अगर आप इसमें आई की वैल्यू निकालते हो तो ये वैसे कंपाउंड कौन सा है, KCl कैसा है कंपाउंड है, KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें आप सिंपल डिसोसिएशन के मेथड से ही आप आई निकालोगे। तो KCl के पास आपके आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। वही आप यहाँ पे अगर देखो K2SO4 के पास, तो K2 मतलब 2 आपके K हैं और SO4 आपका 1 है, यानी टोटल जो आपके पास आई की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो बताओ ये दोनों में कौन जीत गया? इस वाले के पास क्या है, इस वाले के पास आपके पास क्या है, इस वाले में आपके पास 2 मोलर कंसंट्रेशन है और आई की वैल्यू 2 है। और यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 मोलर है लेकिन आपके पास 3 आई की वैल्यू है। तो टोटल में कौन जीत गया, टोटल में आपके पास ऑप्शन नंबर डी है जो जीत गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है, इसको आप मुझे लिख करके बताओ। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश हुई है, द मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल, द वैल्यू ऑफ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट विल बी, ठीक है। यानी कि जो मोलालिटी है, मोलालिटी डाइल्यूट सोल्यूशन की अगर आपसे डबल कर दोगे तो मोलाल एलिवेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा मोलाल एलिवेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ से समझते हुए चलना है। ये सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क में आएगा, ये आपको मुझे बताना है, सिंपल। अच्छा, ये भी मैंने आपको लेक्चर के एंड में बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो कंसेप्ट बताया था उसमें बताया था। तो ये भी आपको खुद से ही है जो सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो गिवन है, सॉरी कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिए, ये सब मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रोपिक विल बी फॉर्म बाय द एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। देखो मैंने बताया था ना, आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे एग्जाम में और आपको बताना होगा कि ये किस तरीके का किस तरीके का सोल्यूशन बनाएगा। नॉन आइडियल में पॉजिटिव बनाएगा कि नेगेटिव बनाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर बताओ। तो अगर आपको ये पता होगा कि नेगेटिव डेविएशन वाले आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाते हैं और पॉजिटिव वाले मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाते हैं, तो आप आंसर कर सकते हो। यानी इस चीज़ के लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपके पॉजिटिव डेविएशन के हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल आपके नेगेटिव डेविएशन के हैं। तो मैंने लेक्चर में आपको ये चीज़ें बता रखी हैं, प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स, आपको समझ में आएगा। मैंने ट्रिक्स भी बताई है याद करने की, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। और देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं बनाया, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ 2019, ठीक है। फिर आपको इसमें अगला पार्ट क्या पूछा है, जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन डेवलप इन द सोल्यूशन। ये मैंने आपको समझाया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपके होमवर्क के लिए तैयार किए हैं, ये वाला और ये वाला। तो आपको ये होमवर्क में है जो तैयार करके आने हैं, इनको अच्छे से रीड करना है और उनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताने हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।